बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी हाफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज़ द अल्टरेशन इन द पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, व्हाट इज़ इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर दिया जाए, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी निस्बत हाफ कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। तो अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखें तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो होता है T=2π√L/g। अब अगर न्यू टाइम पीरियड की बात की जाए, जब लेंथ को हाफ कर दिया जाएगा तो न्यू टाइम पीरियड को हम T प्राइम से डिनोट करें तो ये इक्वल हो जाएगा 2π√L/2/g। L/2 क्या है? ओरिजिनल लेंथ को हाफ कर दिया है, तो T प्राइम इक्वल हो जाएगा 2π√L/2g। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये L/2g हो गया। अब इसमें से ये √2 जो है डिवीज़न में, इसको हम बाहर ले आएंगे, यानी कि 1/√2 कॉमन आ जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा 2π√L/g। तो 2π√L/g किसके इक्वल था? T के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने T लिख दिया, यानी कि T प्राइम की वैल्यू आ जाएगी T/√2, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा √2 से, जो न्यू टाइम पीरियड आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, यानी कि F प्राइम न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी 1/T प्राइम के। तो T प्राइम की वैल्यू क्या है? T/√2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो F प्राइम इक्वल आ जाएगा √2T के, √2 डिवाइडेड बाई T के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है और उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको डबल कर दिया जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2m⍵²a²। a इसमें एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो न्यू काइनेटिक एनर्जी अगर हम ke प्राइम मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करें तो a को इसमें डबल पुट कर देंगे, यानी कि ke प्राइम मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा 1/2m⍵² × 2a²। अब इसमें 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख देंगे और बाकी रह जाएगा 1/2m⍵²a²। 1/2m⍵²a² ke मैक्सिमम की इक्वल था, तो यहाँ पे हम ke मैक्सिमम लिख देंगे इसकी जगह, यानी कि न्यू काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी? 4 टाइम्स दी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स ग्रेटर इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ डबल्ड। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन की बॉडी का, जो कि एक ऐसी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही थी, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हुई बॉडी का एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, When marching soldiers are about to cross a bridge, they break steps. Why? जब मार्च कर रहे होते हैं सोल्जर्स और वो किसी ब्रिज से गुजरते हैं तो वो स्टेप्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं, यानी कि जो जिस मखसूस अंदाज से फ़ौजी चलते हैं उसको तोड़ना पड़ता है उन्हें, वो उससे नहीं चल सकते ब्रिज के ऊपर, बल्कि वो नॉर्मल रूटीन में चलते हैं। इसकी रीज़न क्या है? When marching soldiers are about to cross a bridge, they are instructed to break step. उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो इस तरह से चलें कि उनके जिस तरह परेड करते हुए नॉर्मली चलते हैं उस तरीके से वो हरगिज़ ना चलें, नॉर्मल जिस तरह लोग चल रहे होते हैं उस तरह से ब्रिज को पार करें। उसकी रीज़न क्या होती है? अगर वो मार्च करते हुए अपने मखसूस अंदाज में परेड करते हुए चलेंगे तो उनके इकट्ठे पाँव ब्रिज के ऊपर पड़ने से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो
रेजोनेंस क्रिएट होगी जिसके नतीजे में ब्रिज टूट सकता है। ठीक है, तो इस से बचने के लिए उनको ये कहा जाता है कि वो स्टेप्स ब्रेक करें और जिस तरह आम लोग चल रहे होते हैं उस तरह से चलें, परेड करते हुए ब्रिज के ऊपर ना चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, suppose that a driving force has half frequency as compared to the frequency of an oscillator, will it produce resonance? Similarly, if the driving force is twice the frequency of the oscillator, will it produce resonance? अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ड्राइविंग फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से, या दूसरे केस में क्या कहा गया है, अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी डबल हो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से तो क्या रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी? तो इसका आंसर ये है कि रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। रेजोनेंस सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो केस 1 में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हाफ है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो बहुत लो है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाएगी, इस वजह से रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर केस 2 की बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की निस्बत डबल होगी, तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की निस्बत ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो ड्राइविंग फोर्स बहुत फास्ट होगी जिसकी वजह से वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक नहीं करेगी, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी कि दोनों केसेस में रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। रेजोनेंस सिर्फ उस सूरत हाल में प्रोड्यूस होती है जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंडुलम क्लॉक्स आर मेड टू रन एट द करेक्ट रेट बाय एडजस्टिंग द पेंडुलम्स लेंथ। पेंडुलम क्लॉक को बनाया जाता है ताकि वो क्या करें, रन करें करेक्ट रेट बाय एडजस्टिंग द पेंडुलम्स लेंथ। पेंडुलम की लेंथ को एडजस्ट इस तरीके से किया जाता है कि वो करेक्ट रेट पे चलती रहें। सपोज यू मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्लाइटली ग्रेटर। आप सपोज करते हैं कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जैसे अगर कराची से मरी में आप मूव करेंगे तो मरी में कराची की निस्बत ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, जबकि अगर आप मरी से कराची में मूव करेंगे तो कराची में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, जो अर्थ के जितना नज़दीक होगा जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अर्थ से दूर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। तो विल यू हैव टू लेंथन और शॉर्टन द पेंडुलम टू कीप द करेक्ट टाइम, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो जी करेक्ट टाइम रखने के लिए क्या आपको जो पेंडुलम की लेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज़ करना पड़ेगा? एक्सप्लेन योर आंसर। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है T = 2π√L/g, जो पेंडुलम का फार्मूला है। अब इसमें हम G और L, उन्होंने कहा है ना कि टाइम को करेक्ट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टन द पेंडुलम टू कीप द करेक्ट टाइम, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहें तो टाइम को करेक्ट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फैक्टर कौन सा चेंज हो रहा था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हम लेंथ के साथ कंपैरिजन देख लेंगे इस इक्वेशन की मदद से। यानी कि इस इक्वेशन को जो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है इसके दोनों तरफ स्केयर लें तो T² इक्वल आ जाता है 4π² इंटू L/g के, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो इसमें से G इधर चला जाएगा और T² इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर 4π² और T² कांस्टेंट रहें तो G प्रोपोर्शनल आ रहा है L के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब G की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो L की वैल्यू भी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। यानी कि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेटर है किसी सिटी में तो हमें क्या करने पड़ेगा, पेंडुलम की लेंथ भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी टाइम एग्जैक्ट रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
Two mass spring systems vibrate with simple harmonic motion if the spring constants are equal and the mass of one system is twice that of the other, which system has a greater period. अब इसमें ये कहा गया है कि दो मैस स्प्रिंग सिस्टम्स हैं और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. इफ़ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इक्वल, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल हों और मैस जो है एक सिस्टम का दूसरे की निस्बत डबल हो, तो कौन सा सिस्टम का टाइम पीरियड ग्रेटर होगा. तो टाइम पीरियड जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम का, उसमें मैस m1 हम कंसिडर कर लेते हैं और उसका टाइम पीरियड हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम पीरियड के फार्मूले से. मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2π√m/k होता है. तो यहाँ पे t1 इक्वल टू 2π√m1/k हो जाएगा. अब दूसरे मैस m2 के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा, t2 इक्वल टू 2π√m2/k. तो हमें कहा यह गया है कि m2 जो है वो 2m1 के इक्वल है. यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है. m2 इक्वल टू, कंडीशन क्या दी गई है, गिवन दैट m2 इक्वल टू 2m1, यानी कि सेकंड मैस का जो मैस है वो फर्स्ट की निस्बत डबल है. तो हम m2 की जगह पे इस इक्वेशन में 2m1 पुट कर देंगे. तो ये 2 के लिए इक्वेशन थी. t2 की जगह पे हमने m2 की जगह पे 2m1 पुट किया. यहाँ से इस इक्वेशन से √2 बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2π√m1/k. तो 2π√m1/k t1 के इक्वल था, तो ये आ जाएगा √2 t1. इसका मतलब क्या हुआ कि द सिस्टम विद द लार्जर मैस हैज़ ए ग्रेटर पीरियड, स्पेसिफिकली √2 टाइम्स लॉन्गर. यानी कि वो सिस्टम जिसका मैस ग्रेटर है, यानी कि m2 जो है उसके लिए टाइम 2 जो है उसका टाइम पीरियड t2 ग्रेटर होगा. और कितना ग्रेटर होगा, √2 टाइम्स लॉन्ग ग्रेटर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव सम एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. कुछ एप्लीकेशंस बतानी हैं जिनमें रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो रेजोनेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफरेंट फील्ड्स में. म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो रेजोनेंस जो है वो एम्पलीफाई करती है साउंड को. किस में, गिटार में जब साउंड प्ले किया जाता है, वायलिन्स में या विंड इंस्ट्रूमेंट्स में, उनमें रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रेडियो और टीवी रिसीवर्स, LC सर्किट्स, LC इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट्स यूज़ रेजोनेंस टू ट्यून इनटू ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, LC सर्किट्स क्या करते हैं, रेजोनेंस को यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करें, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को ट्यून किया जा सके. उन सर्किट्स को जो रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है, उसको चेंज करके. तो MRI स्कैन्स तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन है. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रिलाइज ऑन एटॉमिक रेजोनेंस फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स. जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ये भी रेजोनेंस की बेस पे एटॉमिक रेजोनेंस के लिए रिलाई कर रही होती है, एटॉमिक रेजोनेंस पे, ताकि वो क्या करे, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को डिटेक्ट कर सके. उसके बाद फोर्थ है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. ब्रिजेस और बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं वो क्या करती हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को अवॉइड करने के लिए, उनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए रेजोनेंस को सामने रखते हुए उन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इसके अलावा भी आप डिफरेंट और भी इस रेजोनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू वाइब्रेशंस एंड लेफ्ट अनटच्ड इवेंचुअली स्टॉप्स. व्हाई? कि सिंपल पेंडुलम को आपने इनिशियली फोर्स प्रोवाइड करके वाइब्रेशंस, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन ने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी. अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसको छोड़ दिया, तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है. वो क्यों रुक जाता है वो बताना है. तो सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेशंस में रखते हैं और छोड़ दिया जाता है, वो कुछ देर के बाद रुक जाता है. इसकी रीज़न क्या है, डैम्पिंग फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन एट द पिवट. कि वो रुकता इस वजह से है कि उसके ऊपर डैम्पिंग फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं. कौन सी डैम्पिंग फोर्स,
एयर रेजिस्टेंस, जब वो एयर में मूव करेगा तो डेफिनेटली उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और पिवट पॉइंट पे फ्रिक्शन, पिवट पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है वो भी उसको रोकेगी। दीज फोर्सेस ग्रेजुअली रिमूव एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, ये सिस्टम से क्या करती हैं, ग्रेजुअली एनर्जी को रिमूव कर देती हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, एम्पलीट्यूड उसका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और एट द एंड पेंडुलम रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। बाकी रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, जहां आपको पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे।